हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं रिविजिट कर रही हूँ गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर इस मूवी को। हाल ही में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर रिलीज हुआ था और तब से मुझे काफी रिक्वेस्ट आने लग गए थे इन 2 पार्ट्स के लिए। गॉडजिला फ्रेंचाइजी में ऑलरेडी अभी 2 पार्ट है, एक जो 2014 में रिलीज हुआ था जिसमें गॉडजिला और वैसे ही दूसरे टाइटन यानी मूटो की लड़ाई होती है। मूवी के आखिरी में गॉडजिला मूटो को मार देता है और वापस समुद्र में लौट जाता है। और अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट है जो 2019 में रिलीज हुआ था। इसके अलावा कॉन्ग की भी अलग मूवी थी जो 2017 में आई थी, जहाँ पे स्कल आइलैंड और कॉन्ग की हिस्ट्री बताई गई है। ये पार्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है चैनल पे, उसे भी जरूर देखिए। तो चलिए इस मूवी की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, धरती पे हमेशा से काफी सारे एंशिएंट क्रीचर्स रहते थे जिनमें इंसानों से कई ज्यादा सुपर पावर थे। कुछ आदिवासी लोग इन क्रीचर्स को पूछते थे क्योंकि वो उनकी रक्षा करते थे बाकी वैसे ही खतरनाक क्रीचर्स से। इन क्रीचर्स को मूवी में टाइटन्स कहते हैं और ऐसे 17 टाइटन्स अभी पृथ्वी पे मौजूद थे। मोनार्क नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो ऐसे अद्भुत क्रीचर्स की खोज कर रही थी। उन्होंने सारे 17 टाइटन्स को ढूंढा था और उन्हें एक स्लीप में डाल के उनके सस्टेनेबल इकोसिस्टम में रख दिया था ताकि वो कभी धरती पे वापस ना लौटे और इंसानों को खतरा ना हो। उनमें से एक था गॉडजिला जो इंसानों के न्यूक्लियर टेस्ट के कारण जग जाता है। अब इस मूवी की शुरुआत भी इसके लास्ट पार्ट से होती है जहाँ पे हम मूटो और गॉडजिला को लड़ते हुए देखते हैं। वहाँ पे हम डॉक्टर एमा और उसकी फैमिली को देखते हैं, लेकिन एमा का बेटा एंड्रयू इसी लड़ाई के बीच में मारा जाता है। अब दोस्तों, इस बात को 5 साल बीत गए थे। हम एमा और उसकी बेटी मेडिसन को देखते हैं। एमा अभी भी मोनार्क के लिए ही काम कर रही है। वो अपने पति मैक्स से अलग हो गई थी और अभी यहाँ पे मोनार्क के ही एक हेडक्वार्टर चाइना में वो रह रही थी, जंगल के बीचों बीच। घर में सिर्फ माँ बेटी दोनों ही रहते थे और अचानक से एक दिन बहुत बड़ा धमाका इनके आसपास होता है। अचानक हुए हमले के कारण इमरजेंसी में एमा और मेडिसन उनके ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ पे हम एक टाइटन को जन्म लेते हुए देखते हैं। मोथरा काफी खूबसूरत क्रीचर रहती है ये, लेकिन ऐसा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट देखती वो इंसानों पे अटैक करने आती है। लेकिन एमा के पास ऑर्का नाम का एक डिवाइस था जिससे फ्रीक्वेंसी एमिट होती थी, जिसके कारण किसी भी टाइटन का स्वभाव काफी शांत हो जाता था। इस डिवाइस को वो मोथरा पे टेस्ट करती है और वो अचानक से शांत हो जाती है। अब मशीन की इस कामयाबी से वे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और अंधाधुंध गन फायरिंग करने लगते हैं। इन लोगों का लीडर था एलिन। वो एमा, मेडिसन और उनकी मशीन को किडनैप करके लेके जाता है। एलिन ये दरअसल एक इको टेररिस्ट ग्रुप का लीडर था। एलिन को लगता था इंसानों ने इस प्लेनेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। हम पैरासाइट है इस अर्थ के लिए और अगर इस प्लेनेट को हमें बचाना है तो टाइटन्स को 1 by 1 वापस धरती पे लाना होगा ताकि वो वापस एक बैलेंस ला सके धरती पे। वो एमा को किडनैप करके मोनार्क के ही दूसरे बेस लोकेशन अंटार्कटिका में लेके जाता है। अब दूसरी जगह पे हम यूएस के प्राइवेट कोर्ट रूम में देखते हैं। यहाँ पे मोनार्क के ऊपर केस चल रही थी और उनके मेन साइंटिस्ट इसमें शामिल थे। मोनार्क जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके सीक्रेसी के कारण उसे अब गवर्नमेंट मिलिट्री में शामिल करना चाहती थी क्योंकि गवर्नमेंट मानती थी कि टाइटन्स इंसानों के लिए थ्रेट है और वो सारे टाइटन्स को मारना चाहती थी। तो दूसरी जगह पे मोनार्क इन टाइटन्स को प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि वो ऐसे एंशिएंट क्रीचर्स थे जो इंसानों के पहले थे। हमें नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अब ये आर्ग्यूमेंट चल ही रहा था, तभी मोनार्क के जो डॉक्टर बैठे हुए थे, डॉक्टर इशिरो और डॉक्टर ग्राम, उनको एमा किडनैप हुई उसके बारे में पता लगता है और वो इमीडिएटली वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से वो सीधा एमा के एक्स हस्बैंड मार्क के पास जाते हैं क्योंकि वो भी पहले मोनार्क में शामिल था और उसी ने वो मशीन बनाई थी। अब दोस्तों, लास्ट टाइम जब लड़ाई हुई थी तब इनका बेटा मर गया था, इसीलिए वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन काफी कन्विंसिंग के बाद वो रेडी होता है ताकि एमा और उसकी इकलौती बेटी अभी मेडिसन को वापस वो ला सके। वहाँ से मैक्स को लेके मोनार्क के लोग बरमूडा के उनके बेस में चले जाते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच में था और समुद्र के नीचे उनका कंट्रोल रूम था। मोनार्क ने जहाँ जहाँ टाइटन्स को रखा था वहाँ वहाँ उनका एक एक हेडक्वार्टर्स था। जैसे चाइना में एमा रह रही थी तो वहाँ पे उन्होंने मोथरा को रखा था। किंग कॉन्ग अक्सर जहाँ पे समुद्र में पाया जाता था वहीं पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था एंड ये क्लोजेस्ट लोकेशन था जहाँ से वो उसे ट्रैक कर सकते थे। अब ये लोग वहाँ आने के बाद कंट्रोल रूम में आते हैं जहाँ पे काफी टाइम से इन्हें गॉडजिला का सिग्नल नहीं मिला था, लेकिन अचानक से ये सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग होने लगता है, मानो गॉडजिला इस सेंटर को ही उड़ाने वाला है। देखते ही देखते लाइट फ्लिकर होने लगती है, काफी
हलचल महसूस होने लगती है। सारा माहौल शांत हो जाता है और मैक्स कांच के नजदीक जाके देखने लगता है। उसे हर बार कुछ भी दिखाई नहीं देता और तभी अचानक से समुद्र से गॉडजिला आता है और वो कांच को जोरों से मारता है, मानो वो गुस्से में है। अब तो से गॉडजिला पूरे दुनिया में ट्रैवल करता था समुद्र से और यहाँ से वो सीधा अंटार्कटिका में जाता है। अंटार्कटिका में मोनार्क का दूसरा एक लोकेशन था जहाँ पे एक और भयानक टाइटन रखा हुआ था और गॉडजिला का वहाँ जाने का कारण भी ये लोग समझ जाते हैं, इसलिए ये लोग भी उसका पीछा करते हुए वहाँ जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने पर हम देखते हैं दोस्तों वहाँ पे किंग गडोरा है, यानी 3 हेड का एक ड्रैगन, बहुत ही ह्यूज और बहुत ही खतरनाक। लेकिन मोनार्क ने उसे उसके इकोसिस्टम में रखा था, यानी उसे सुला के रखा था बर्फ के दीवार में। गॉडजिला और गिडोरा ये सदियों से एक दूसरे के राइवल्स रहे हैं, दोनों भी डोमिनेंस के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, इसलिए गॉडजिला बार बार यहाँ पे आता था गिडोरा को देखने के लिए। अब यहाँ पे मोनार्क की टीम पहुँच जाती है और वो एमा को बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है एमा दरअसल एलन के साथ मिली हुई है। ये किडनैपिंग का बस एक नाटक था। उसका यहाँ पे आने का मकसद एक ही था कि उसे गिडोरा को जगाना था। वो मैक्स के साथ नहीं जाती है और जाते जाते वो गिडोरा की जो दीवार रहती है वो तोड़ देती है, जिसके कारण ये जायंट मॉन्स्टर धरती से ऊपर आ जाता है। उसका हम खतरनाक और बड़ा सा रूप देखते हैं। लेकिन गॉडजिला इसी पल का इंतजार कर रहा था और सही टाइम पे गॉडजिला वहाँ पे आता है। दोनों की भी काफी घमासान लड़ाई होती है, पूरा माहौल तूफान की तरह होने लगता है। यहाँ पे आर्मी और मोनार्क की टीम कैसे तैसे बच रहे थे, लेकिन उसको गिडोरा काफी स्ट्रॉन्ग क्रीचर था। वो उस पल के लिए गॉडजिला को हराता है। गिडोरा इंसानों को भी मारने आ रहा था, यानी मोनार्क के लोगों को। लेकिन तभी एमा जो प्लेन से भाग रही थी वो उस डिवाइस को ऑन करती है और उसे शांत करती है और इसी के कारण मोनार्क और मैक्स के लोग बच जाते हैं। अब यहाँ पे एमा एलन के साथ और मैक्स मोनार्क के लोगों के साथ निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पे मोनार्क के लोग गिडोरा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो आसपास कहीं पे भी नहीं मिलता। तो मोनार्क के लोगों को एमा का वीडियो कॉल रिसीव होता है, जिसमें वो दुश्मनों के साथ मिलने का कारण बताती है। वो बताती है कि मैं टाइटन्स को एक एक करके रिलीज करने वाली हूँ और उनका अर्थ पे आने का एक मकसद है। इंसानों ने इस धरती को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, पॉपुलेशन बढ़ा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पेड़ पौधे काट रहे हैं, मदर अर्थ का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन टाइटन्स ही इस धरती के असली प्रोटेक्टर्स हैं। इन टाइटन्स के शरीर में रेडिएशन है, जहाँ पे भी वो जाएंगे उनके रेडिएशन के कारण धरती वापस पनपने लगेगी। इन्हीं के कारण धरती में लाइफ आई थी सदियों पहले। लेकिन मैक्स इसके सुझाव से भड़क जाता है एंड वो पूछता है कि टाइटन्स तो इंसानों को मार डालेंगे, तब तुम क्या करोगी? तो वो बताती है कि नहीं, सदियों से इंसान और टाइटन साइड बाय साइड इस इकोसिस्टम में रहे हैं, बैलेंस बना के। फर्क सिर्फ इतना है, इंसान इन टाइटन्स को अपना गॉड मानते थे। इंसान की लाइफ काफी सिंपल थी, जहाँ पे कोई भी इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल्स नहीं थे। वो आगे बताती है कि वो 1 बाय 1 सारे टाइटन्स को रिलीज कर देगी ताकि वो मदर अर्थ को वापस हील करने में मदद करे, और वो कॉल कट कर देती है। अब प्लान के अनुसार एमा उनके अगले टाइटन रोडन को आजाद करती है। वो एक वोल्केनो से इरप्ट होके निकलता है और इस वोल्केनो के आसपास में काफी सारे लोग रहते थे। उनका वो एक बार भी नहीं सोचती और उस वोल्केनो के कारण पूरा शहर बर्बाद होने लगता है। हम रोडन को देखते हैं, वो इतना जायंट क्रीचर था। मिलिट्री के प्लेन्स उसके ऊपर मिसाइल छोड़ते हैं और वो मिलिट्री के प्लेन्स नॉकआउट करने ही वाला था, लेकिन अचानक से वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वहाँ पे गिडोरा आया हुआ था। ये पूरे माहौल को गिडोरा ने तूफान की तरह कर दिया था। हर जगह बिजली की कड़कड़ाहट हो रही थी। तभी जानबूझ के मोनार्क रोडन को किंग गिडोरा के सामने ले आते हैं ताकि गिडोरा उसे मार के जख्मी करे और ज्यादा से ज्यादा टाइटन्स रिलीज ना हो। यहाँ पे गिडोरा को किंग गिडोरा बुलाते थे फॉर अ रीजन। वो काफी शक्तिशाली था। वो देखते ही देखते रोडन पे हमला करता है और दोनों की काफी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन गिडोरा उसे काफी मारता है। अब यह होने के बाद गिडोरा मोनार्क के प्लेन पे हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी समुद्र के नीचे से गॉडजिला आके वापस उसके ऊपर हमला करता है और उसे पानी में पटक देता है। दोनों की वापस वैसी ही लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें गॉडजिला उसके एक सर को उठा के फेंक देता है। अब ये पूरा माहौल शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी डिस्ट्रक्शन हो गया था, काफी सारे लोग मारे गए थे पूरी दुनिया में। अब यहाँ पे मोनार्क को मिलिट्री इन्फॉर्म करती है कि उन्होंने लास्ट वॉर के बाद एक वेपन बनाया था जिसे ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ये मिसाइल अपने आसपास की 2 माइल्स के डिस्टेंस पे सारे लाइफ फॉर्म को मार देती है और ये लोग अभी ये मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं ताकि गॉडजिला और गिडोरा वहीं पे मर जाए।
अब ऑर्डर्स के अनुसार ना चाहते हुए भी मोनार्क को उस लोकेशन से दूर जाना पड़ता है और देखते ही देखते दोस्तों समुंदर में वो मिसाइल लॉन्च की जाती है। गॉडजिला का ऑलरेडी वॉर चल रहा था और वो मिसाइल जा गिरती है गॉडजिला पे और देखते ही देखते बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों ये इतने खतरनाक न्यूक्लियर की तरह मिसाइल के कारण गॉडजिला ऑलमोस्ट मर जाता है और वो समुद्र के नीचे गिर जाता है। लेकिन ऑन अदर हैंड किंग घिडोरा पे उस वेपन का कुछ भी असर नहीं होता, ना ही उसे कोई जख्म आई थी। यहाँ पे इंसानों ने तो उसकी मदद की थी गॉडजिला को मार के। घिडोरा और गॉडजिला के बीच में अगर बात करें तो गॉडजिला ये दरअसल असली किंग था, वो नेचर का प्रोटेक्टर था, वो इंसानों को भी मारना नहीं चाहता था। और अदर हैंड घिडोरा को पूरी अर्थ चाहिए थी और इसीलिए वो इंसानों को वाइप आउट करना चाहता था। इनफैक्ट वहाँ से उड़ के वो एक वोल्केनो पे जा बैठता है जहाँ पे कुछ ही पलों में वो अपना सर वापस रीग्रो करता है और अपना एक सिग्नल देके दुनिया भर में जितने भी टाइटन्स थे उन्हें वो नींद से जगा के समन करता है। अब दोस्तों इतने बड़े ब्लास्ट के बावजूद घिडोरा को कुछ भी नहीं हुआ था। इसके लिए मोनार्क वाले उनके जो स्टडी पेपर्स रहते हैं वो स्टडी करने लगते हैं कि घिडोरा को कुछ भी क्यों नहीं हुआ और उन्हें पता लगता है कि घिडोरा दरअसल ये अर्थ का क्रीचर है ही नहीं, ये एक एलियन क्रीचर है जो सदियों पहले अर्थ पे आया था। और दोस्तों यही रीजन था गॉडजिला उसके पीछे था, क्योंकि वो आने से पहले गॉडजिला यहाँ का किंग था और उस टाइम से इन दोनों की लड़ाई चलते आ रही है पोजीशन के लिए। यहाँ पे देखते देखते काफी सारे टाइटन्स मोनार्क के उस लोकेशन से आते हैं, लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ पे ये सारी रिपोर्ट देख मेडिसन काफी नाराज होती है एमा पे। अब सारे टाइटन्स को जब उसने लाया था तब घिडोरा काफी पावरफुल था। इनफैक्ट इतने सारे क्राइसिस के कारण इंसान एक्चुअली में एक्सटिंक्ट हो सकते थे। ये सब पता चलने के बाद मेडिसन बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तो दूसरी जगह पे दोस्तों हम मोथरा को देखते हैं जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। दरअसल स्टार्टिंग में ही उसने खुद को कुकून में रैप कर दिया था, उसे चाइना के जंगल के साइड में। लेकिन अब गदोरा ने जब सबको नींद से जगाया था तब वो भी अपने कुकून से बाहर आती है काफी सुंदर बटरफ्लाई का रूप लेके। दोस्तों एंशिएंट कहानी के अनुसार मोथरा ये दरअसल गॉडजिला की वाइफ या उसकी पार्टनर रहती है। सिंस गॉडजिला उसका पार्टनर था वो उसके लिए काफी सुनहरा सॉन्ग गाने लगती है ताकि पता चले वो कहाँ है और गॉडजिला भी उसके इस सॉन्ग को रिस्पॉन्स करता है, जिससे मोनार्क के लोगों को पता चल जाता है कि एटलीस्ट गॉडजिला जिंदा है, वो मरा नहीं है। अब मोथरा गॉडजिला के ही इस आवाज को ट्रैक करते हुए इनका जो बरमूडा का ऑफिस था मोनार्क का वहाँ पे जाती है। मोनार्क के लोग भी उसका पीछा करते हुए उस लोकेशन पे पहुँचते हैं और वो सब मरीन लेके समुद्र के नीचे चले जाते हैं ताकि गॉडजिला को ढूंढ के उसे ठीक कर सके। जैसे जैसे नीचे जा रहे थे इन्हें रेडिएशन के साइंस मिल रहे थे और दोस्तों नीचे जाने के बाद उन्हें एक चौकन्ना करने वाली चीज दिखाई देती है। यहाँ पे पानी के नीचे एक प्राचीन शहर इनको मिलता है जहाँ पे एंशिएंट कल्चर, वहाँ के देव, गॉडजिला और उसकी क्रीचर्स के साथ लड़ाई, ये सारी केव पेंटिंग्स निकाली हुई थी। और तो और वहाँ पे इंसान की पेंटिंग्स भी थी, यानी सदियों से टाइटन्स और इंसान साथ में रहते आए हैं। ये घर, ये धरती दरअसल इन क्रीचर्स का ही था। ये जो जगह थी वो गॉडजिला की थी एंड सदियों से वो यहीं पे रह रहा था। जब अभी उसे जख्म लगी थी उस मिसाइल के कारण तब वो यहाँ पे खुद को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी उसे मुश्किल हो रही थी अडॉप्ट करने में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इंसानों को बचाना है तो गॉडजिला की जरूरत थी, इसीलिए कैसे भी उसे जल्दी से रिकवर करना था। लेकिन दोस्तों इस जगह पे रेडिएशन काफी था गॉडजिला के कारण, क्योंकि रेडिएशन ये दरअसल उनके शरीर का एक हिस्सा ही है। गॉडजिला के सेल्स उसी रेडिएशन के कारण रीग्रो होते हैं और इसीलिए इस पूरे आसपास के एनवायरनमेंट में रेडिएशन की इतनी ज्यादा मात्रा थी। इसीलिए ये प्रोसेस जल्दी बढ़ाने के लिए डॉक्टर एक रास्ता निकालते हैं कि क्यों ना उसके आसपास एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए जिसके एनर्जी से उसके शरीर के सारे जख्म रिपेयर होंगे। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी रेडिएशन था एंड जाना पॉसिबल भी नहीं था। अब इसके लिए डॉक्टर सेरिवा खुद का सैक्रिफाइस देते हैं एंड जो न्यूक्लियर की कैप्सूल रहती है वो गॉडजिला के नजदीक लेके जाते हैं और एक टाइमर लगा के रखते हैं। तब तक उनकी जो टीम थी यहाँ पे नीचे आई हुई वो जितना पॉसिबल हो उतनी दूर जाने लगती है। डॉक्टर कैप्सूल गॉडजिला के नजदीक रखते हैं और वो उसे आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए आते हैं और देखते ही देखते बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण बहुत बड़ा धमाका
धमाका होता है। इनकी जो बोट आधे रास्ते में थी वो सीधा ऊपर फेंकी चली जाती है, लेकिन देखते ही देखते समुद्र में मानो एक भूकंप आ जाता है और हम काफी शक्तिशाली गॉडजिला को समुद्र के बाहर आते हुए देखते हैं। वो काफी पावरफुल हुआ था उस ब्लास्ट के कारण। टाइटन्स ने काफी धमाका मचाया हुआ था, काफी लोग मारे जा रहे थे। ये देख मेडिसिन उस डिवाइस को लेके एक स्टेडियम में आती है और स्पीकर पे वो लगाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑन करती है ताकि आसपास के जितने भी टाइटन्स है वो शांत हो। लेकिन इसके कारण गडोरा आग उगलना ही बंद करता है, लेकिन उसे समझ आता है कि ये काम इंसान का है, इसीलिए वो मेडिसिन को मारने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे वापस गॉडजिला आता है। अब यहाँ पे मिलिट्री भी समझ गई थी कि अगर उनका बचने का कोई चांस है तो वो सिर्फ गॉडजिला है, इसीलिए वो गॉडजिला की मदद करने लगते हैं। अब इन दोनों की वापस घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन समाव दोस्तों अभी भी गॉडजिला की पावर कम थी, जिसके कारण गिडोरा उसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा था और देखते ही देखते वो उसे कुचलने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे मोथरा आती है और वो गिडोरा पे हमला करने जाती है, लेकिन तभी दूसरा टाइटन रोटान वहाँ पे आता है और वो मोथरा को रोक लेता है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें मोथरा रोडन को मार गिराती है और वो यहाँ पे गॉडजिला को बचाने के लिए आती है। यहाँ पे गॉडजिला का रेडिएशन लेवल बढ़ते ही जा रहा था और अगर गॉडजिला ठीक नहीं होता तो थोड़ी देर में थर्मल एक्सप्लोजन भी हो जाता। तभी वहाँ पे मोथरा आती है और वो खुद को सैक्रिफाइस करके जितनी भी उसके शरीर में एनर्जी थी वो गॉडजिला में ट्रांसफर कर देती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे हील होने लगता है और उसके रेडिएशन का लेवल नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे हम मैक्स, मेडिसन और एमा को भी एक दूसरे से मिलते हुए देखते हैं। गॉडजिला को ठीक होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था, इसीलिए एमा उस डिवाइस को ऑन करती है। ये डिवाइस जैसे ही ऑन होता था हमेशा गॉडजिला को काफी इम्पैक्ट पड़ता था, इसीलिए ये डिवाइस उसका ध्यान खींचता है। यहाँ पे एमा खुद को सैक्रिफाइस करती है एंड डिवाइस लेके भागने लगती है और गॉडजिला उसके पीछे आने लगता है। तब तक मेडिसिन, मार्क, आर्मी और मोनार्क के लोग वहाँ से निकल जाते हैं और देखते ही देखते एमा को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एंट्री होती है गॉडजिला की। ओ माय गॉड, पूरी तरीके से वो पावरफुल हुआ था और इग्नाइट हो रहा था। उसके आसपास आग लगी थी, पूरा माहौल बहुत ही खतरनाक था। तो दोस्तों यहाँ पे गिडोरा गॉडजिला के ऊपर आग उगलने लगता है। तो यहाँ पे गॉडजिला एक ही झटके में गिडोरा को मार गिराता है और वो मर जाता है। धीरे धीरे देखते ही देखते सब कुछ शांत हो जाता है और उसके बाद हम सारे टाइटन्स को गॉडजिला के आसपास आते हुए देखते हैं और वो उसे बाव करते हैं एज देयर किंग। अब मूवी के आखिर में बताया जाता है कैसे टाइटन्स और इंसान साथ में रह रहे हैं और टाइटन्स एक्चुअली में प्लैनेट अर्थ को रिपेयर करने में हमारी मदद कर रहे हैं। मोनार्क के लोगों को मोथरा का एक भी मिलता है जिसे ये लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। टाइटन्स के जो क्रीचर्स है वो अक्सर स्कल आइलैंड पे मिला करते थे चाय पे चर्चा करने के लिए। स्कल आइलैंड वही है जहाँ पे कॉन्ग रहता था। ओके, सो लास्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि कैसे एलन जो रहता है विलन, वो गिडोरा का जो सर रहता है वो अपने पास रख लेता है ताकि उसके डीएनए से वो कोई ना कोई और क्रीचर वैसे ही बना सके। और मूवी के आखिर में यही प्रेडिक्ट किया गया है कि गॉडजिला और कॉन्ग की अभी लड़ाई होगी, क्योंकि स्कल आइलैंड जो है वो कॉन्ग का है एंड गॉडजिला वहाँ पे जाता है तो दोनों की लड़ाई तो होनी है। अब कंसीडरिंग कॉन्ग एक नॉर्मल एप है, कैसे ये लड़ाई होगी वो हमें देखने में काफी इंटरेस्ट आएगा, जो मूवी शायद 2 से 3 महीने में रिलीज होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी सैटरडे।